बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने 11 जिलों के कोविड डेडिकेटेड सेंटर का लिया जायजा। डीएम को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पटना जाने से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया इनकार। डीएमसीएच अधीक्षक को पत्र लिख लगाई गुहार। डीएमसीएच में भी डॉक्टरों की निगरानी में रहने की मांग। विपदा के दौरान फिर गायब हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बेबस जनता ने चिपकाया पोस्टर। ढूंढने वालों को 5100 रुपए का मिलेगा इनाम। मुंगेर में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने गए एएसआई की हुई पिटाई। मामले में एसपी ने लिया संज्ञान। जांच के दिए आदेश। जमुई में पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही। संक्रमित दारोगा को ड्यूटी पर किया तैनात। संक्रमण का कौन होगा जिम्मेदार? नमस्कार, मैं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर बिहार में कोरोना को लेकर आ रही है। जहां बिहार में टूट रही है कोरोना की चेन, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां बिहार में कोरोना की चेन टूट रही है। लॉकडाउन के बाद लगातार कम हो रहे हैं नए केस, तो कोरोना को लेकर राहत भरी खबर बिहार के लिए। आपको बता दें कि एक्टिव मरीजों की संख्या में 28% की कमी आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण पर लगाम लगी है और स्थितियां अब थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही है। 9 दिनों में 32,000 से अधिक घटे हैं कोरोना के एक्टिव मरीज। तो ये स्थितियां हैं बिहार में। लगातार कोरोना की चेन जो है वो अब टूटती हुई नजर आ रही है। बिहार में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है। राज्य में शनिवार को लगातार 9वें दिन नए कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 7,336 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि इससे करीब दुगने मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 14,340 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं रिकवरी दर की अगर बात करें तो यह बढ़कर 86.63% पर पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है और यह घटकर अब 82,486 पर रह गई है। 6 मई को बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर सबसे अधिक 1,15,151 हो गई थी, लेकिन 7 मई से ही इसमें लगातार गिरावट है और 9 दिनों में, पिछले 9 दिनों की बात कर ले तो 32,665 एक्टिव मरीजों की संख्या इसमें कमी आई है। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, बिहार में अब जो है संक्रमण का दर सिर्फ 6.6% ही रह गया है, मतलब 90 या 94% तक रिकवरी रेट पहुंच गई है। ये बहुत ही अच्छी खबर है और इसे और ज्यादा रिकवरी रेट को और आगे बढ़ाना है। वैसे स्थिति को देखा जाए तो बिहार सरकार ने जो तैयारियां की हैं, जो काम किया है, लोगों में भी जागरूकता आई है। यही वजह है कि आप देखिएगा कि अब घर से भी लोग अति आवश्यक जो काम है तभी वो घर से बाहर निकल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो असर हुआ है वो लॉकडाउन का असर हुआ है। लॉकडाउन की वजह से लोग अब घर से बाहर निकलना कम कर दिया है लोगों ने, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया शुरू हुई है, टेस्टिंग भी हो रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन और टेस्टिंग दोनों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक जो दूसरी बात जो है, चिंता की बात है, वो ये है कि ग्रामीण स्तर में भी कहीं कहीं इसका असर दिखने लगा है। वैसे स्थिति में ग्रामीण स्तर से जो आंकड़े आने हैं वो आंकड़े अभी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इस पूरी स्थिति को अगर देखा जाए तो ये बिहार के लिए एक बेहतर खबर है और साथ ही साथ पूरे देश के लिए एक बेहतर खबर है। और जिस तरह से सरकार ने व्यवस्था की है और लोगों ने सहयोग किया है, आंकड़ा हमें लगता है 2-4 दिन के बाद और बेहतर आएगा। और अभी जो सेकेंड फेज का जो लॉकडाउन हुआ है, जिसमें 6 से 10 बजे आज से ही शुरू हो गया है, 6 से 10 बजे, और ग्रामीण स्तर पर 8 से 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। ये दोनों जो है आगे आने वाले दिनों में 10 दिनों के अंदर ये आंकड़ा और भी आप कह सकते हैं कि कंट्रोल में हो जाएगा और वैसे स्थिति में हम बहुत हद तक इस पर काबू पा लेंगे। लेकिन उसके बाद 25 के बाद जो अगर सरकार चाहिए, अगर स्थिति सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि 2-4 दिनों तक या 1 हफ्ते तक और लॉकडाउन बढ़ाया जाए, क्योंकि जो संक्रमण की दर है और जो कोरोना का जो हाल है उसे कंट्रोल करने के लिए और लॉकडाउन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई तो बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखने की जरूरत है कि जो इस लॉकडाउन की अवधि में जो लोगों को परेशानी हुई है और जिस पॉइंट पे हम कमजोर हैं, जहां पे हमारी कमियां हैं, उसे भी दुरुस्त करने की जरूरत है। हम लोग अक्सर कह रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पे अगर कोरोना फैल रहा है तो स्थिति भयावह हो सकती है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर सरकार अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि अभी शहरी इलाके में ही काफी अव्यवस्था है और काफी कमियां हैं। और कल हाईकोर्ट ने भी जिस तरह से कहा है, बिल्कुल बताइए। नहीं, कल जो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो
वो अगर किसी भी मरीज का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं तो वो उसके मौलिक अधिकार का हनन है। तो वो उनका ये भी कहना था हाईकोर्ट का कि तमाम जो अस्पताल हैं जो प्राइवेट, वो सभी के सभी आज की इस विपदा की घड़ी में वो सरकार के अंडर में ही है और सरकार जब चाहे उसका अधिग्रहण कर सकती है, उसे देख सकती है। तो ऐसे हालात में एक बेहतर प्रयास है और लोग जिस तरह से आगे आ रहे हैं, लॉकडाउन को देखते हुए लोगों में जागरूकता हुई है, ये एक बेहतर कदम मान सकते हैं। और आगे आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन इसी तरह रहा, बरकरार रहा, तो निश्चित रूप से जो आंकड़ा है वो संतोषजनक आंकड़ा हो सकता है। अविनाश, बिल्कुल। तो जिस तरीके से स्थितियां हैं राजेश, मतलब ये एक तो माना जाए कि जो रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी लोगों को राहत मिलती हुई तो नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल लोगों को राहत है और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अब जरा सा भी असावधानी अगर किया तो जानलेवा अधिक हो सकता है। और लोगों ने देखा है जिस तरह से तस्वीरें बाहर निकल कर आई हैं, सबके जहन में है, रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं, चाहे स्मशान घाट की तस्वीर हो, अस्पताल की तस्वीर हो या गंगा में बहती लाश की तस्वीर है। लोगों पर लगने लगा है कि जरा भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। वैसे स्थिति में लोगों ने भी अब फैसला किया है कि घर से बेहतर न निकले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो एक चीज और आपको बता दें कि आपको याद है कि बिहार में खासकर शनिवार और रविवार को सरकारी छुट्टियां होती हैं, सरकारी कार्यालय बंद होते हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर ये 25 से बाद भी अगर 31 तक ये लॉकडाउन रहता है तो कम से कम अगले 6 महीने तक सरकार क्या करे, वीकेंड में लॉकडाउन की स्थिति बनाए। वीकेंड में यानी शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन की स्थिति अगले 6 महीने तक अगर रखा जाए तो आगे आने वाले दिनों में जो कोरोना का संक्रमण है, कोरोना का जो चेन है, उसे हम तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अब आगे सरकार क्या फैसला लेती है ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सुझाव जरूर दिया जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, क्योंकि तीसरे फेज की भविष्यवाणी की जा रही है, तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरे फेज भी आ रहे हैं। और जिस तरह से कल परसों आप लगातार 2-3 दिन से दिखा भी रहे हैं, ब्लैक फंगस को लेकर भी चिंताएं जाहिर की गई हैं, 2 लोगों की बिहार में मौत भी हुई है। तो वैसे स्थिति में आगे आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन बढ़ाने की बात है तो लॉकडाउन भी बढ़ाया जाए, लेकिन जब हम फेज बाई फेज लॉकडाउन से बाहर आए तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन पूर्णतः लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है अगले 6 महीने आगे भी सतर्क रहने की जरूरत है, को रोका जा सके। बिल्कुल आगे भी सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश जो अधिक जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज करेंगे वर्चुअल मीटिंग। जी हां, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज वर्चुअल मीटिंग करेंगे। दोपहर 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब विपक्षी दलों के साथ ये वर्चुअल मीटिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 3:30 बजे वर्चुअल मीटिंग करेंगे तेजस्वी यादव। बैठक में राजद के अलावा कांग्रेस, सीपीआई, माले के भी नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एआईएमआईएम, सीपीआई और सीपीएम के तमाम जो नेता हैं वो उपस्थित रहेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं और इस वर्चुअल मीटिंग में कोरोना की स्थितियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दोपहर 3:30 बजे तमाम विपक्षी दलों की एक वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है, जिसको लीड करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और बताया जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ रही हैं कोरोना को लेकर, उसको लेकर चर्चा होगी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी लेकर चर्चा होगी। अभी तक काफी कम संख्या में वैक्सीन लगाई गई है बिहार में, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो स्थितियां यह हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दोपहर 3:30 बजे एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें कांग्रेस, सीपीआईएम और सीपीआई माले और इसके अलावा बात करें तो सीपीएम के नेता भी मौजूद रहेंगे। खबर यह भी है कि एआईएमआईएम के नेता भी इसमें वर्चुअल मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बैठक में राजद के अलावा कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी इसमें मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निषेध, वर्चुअल मीटिंग तेजस्वी यादव करने वाले हैं, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अविनाश, अब तक तेजस्वी यादव पे आरोप लग रहा था कि वो बिहार से गायब हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव नए सिरे से नीतीश कुमार और बिहार सरकार को घेरने के लिए आज रणनीति बना रहे हैं। और इसी के तहत आज महागठबंधन के जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। खास बात यह है कि इसमें एआईएमआईएम के भी जो नेता हैं वो शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं जो तमाम
नेता के साथ ये वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, तो नीतीश कुमार को कोरोना काल में घेरने की तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक फंड से जो 2-2 करोड़ रुपए लेने की नीतीश कुमार ने बात कही है, तो उसको लेकर भी एक रणनीति बन सकती है। क्योंकि तेजस्वी ने पहले एक पत्र लिखा था नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को, और उसमें कहा था कि पिछली साल भी कोरोना काल में 2-2 पैसे लिए गए थे और उसका उपयोग नहीं हो पाया था ठीक से। लेकिन इस बार भी पैसा मांगा जा रहा है और इस बार भी उनको आशंका है कि उन पैसों का लूट खसोट होगा, इधर उधर बंदोबस्त किया जाएगा और इसी को लेकर के आज कहीं ना कहीं रणनीति बनाया जा रहा है। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए निषेध आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निषेध जो अधिक जानकारी दे रहे थे। इस वक्त एक और बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पर गर्भवती महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंगेर से, जहां पर गर्भवती महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया गया है। तो आपको बता दें कि दुष्कर्म करने के बाद बताया जा रहा है कि आरोपी फिलहाल फरार है। वहीं स्थानीय थाने में इस दुष्कर्म के मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है, मामला दर्ज कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां एक गर्भवती महिला से चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुंगेर में दुष्कर्म की घटना सामने आई है। खबरों के अनुसार दुष्कर्म कर आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है और पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। खबरों के अनुसार स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया है और इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह घटना है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, क्या कुछ मामला है? क्योंकि जैसे कि ये मामला जो है कल दिन का मामला है और इसमें जो है क्योंकि इस तरह के मामले होते हैं तो इसको थाना तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। बिल्कुल। रात में ये मामला थाना पहुंचा है और थाना में पहुंचने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले को दर्ज करते हुए पीड़ित महिला को जो है इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा है, मेडिकल के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मानवता को ये घटना में मानवता का तो ये कहिए कि चरम सीमा पार कर गया है। महिला 2 महीने की गर्भवती है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। बिल्कुल। और पड़ोस का व्यक्ति है, शहजाद नाम करके है, और उसने जो है इस महिला के साथ घर में अकेली देख करके उसके साथ दुष्कर्म किया। अभी तक गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? अभी गिरफ्तारी हुई है इम्तियाज या नहीं हुई है? पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए छापेमारी की है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लग पाई है क्योंकि आरोपी जो है घर छोड़ करके फरार हो गया है। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए इम्तियाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी इम्तियाज जो अधिक जानकारी दे रहे थे। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 11 जिलों के कोविड डेडिकेटेड सेंटर का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कटिहार सदर अस्पताल की स्थिति पर संतुष्टि जाहिर की और कहा कि जो कमियां हैं उसे दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ आने वाले समय में आपको बता दें कि बाढ़ की विभीषिका को भी किस तरीके से रोका जाए, इसको लेकर भी संबंधित जिला पदाधिकारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। और आज मुख्यमंत्री महोदय वर्चुअल देखना चाहते हैं कोविड वार्ड को। 12 बजे के आसपास में वो भी स्टार्ट होगा। कई जिलों में वो मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से देखेंगे, तो उसकी भी तैयारी हो रही है। यहाँ पे कनेक्टिविटी वगैरह किया जा रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारा आईसीयू में भी डीसीएस भी चल रहा है वो भी उनको दिखाएं। तो वही जो उसके क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है वही देखने आए हैं। 12 बजे से वो कार्यक्रम स्टार्ट होगा और अच्छे से सारा कार्यक्रम जाए। और कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने राज्य के सभी विधायकों और एमएलसी के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। इस वर्चुअल मीटिंग में कोरोना के कारण बिहार की स्थितियों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक और एमएलसी के द्वारा 2-2 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को दिया जाएगा। सभी एमएलए एमएलसी प्रभारी महोदय के साथ आज जो मीटिंग था उसमें जो बिहार की हालत है, जो कोरोना काल में जो संक्रमित लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, हम लोग कांग्रेस के लोग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 21 तारीख को हमारे आदरणीय राजीव गांधी जिन्होंने 21वीं सदी का सपना
जनता को दिया था, चाहे वो कंप्यूटर लाने की बात हो, पंचायती राज की व्यवस्था हो। उन्होंने आज जो देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है और जो देश की सत्ता गांव में मुखिया पंचायत में गया है, वो राजीव गांधी करते। जहानाबाद में भाकपा माले के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकपा माले के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं घोसी के विधायक रामबली सिंह यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार सरकार का सारा सिस्टम फेल हो गया। वहीं उन्होंने पप्पू यादव की रिहाई की मांग भी की। कि आज लगभग 1.5 साल से भारत कोरोना के चपेट में है और बीच में जब मौका मिला तो हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना से सचेत होकर अस्पताल निर्माण करने के बजाय, स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करने के बजाय देश बेचने का इन्होंने काम किया। उधर लखीसराय में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री, सह प्रभारी मंत्री शीला कुमारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और कोरोना में बिहार कंट्रोलर के जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की स्थितियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को लॉकडाउन पार्ट 2 को और सख्त करने का निर्देश दिया है। कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर बिहार में राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा रखे गए एम्बुलेंस का मामला अभी पूर्ण रूप से थमा भी नहीं है कि बक्सर जिले में भी बीजेपी सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के द्वारा एक ही एम्बुलेंस की 5वीं बार पुनः रंग रोगन कर उद्घाटन होने पर सवाल खड़ा हो गया। दरअसल छपरा में सांसद निधि से खरीदे गए कई एम्बुलेंस वर्षों से लवारिस पड़े हुए थे और इसके बाद अब बेहतर सुविधाएं युक्त इस एम्बुलेंस को रिपेयरिंग करने के बाद इसे एक बार फिर से महर्षि विश्वामित्र जयंत आरोग्य वाहन के तहत पुनः उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अब विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल खड़े कर रही है। डोनेट की थी राज्य स्वास्थ्य समिति को, वो उस वक्त भी एक बार उद्घाटन हुआ, बाबा ने उद्घाटन किया था। दूसरा बार किला के मैदान से भी उद्घाटन किया गया। क्या दलाई लमाई के कौन दो कंपनी है पता नहीं, हम नहीं जानते। उसके बाद 102 में कन्वर्ट हुई, उस वक्त भी हरी झंडी दिखाया। 102 में कोरोना काल में भी वो गाड़ी सेवा देती रही। और जो HCL के जो कंपनी के जो मालिक थे उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि भाई हम ड्राइवर रखेंगे, EMT नहीं रखेंगे। ये हास्यास्पद होगा कहना कि एक ही एम्बुलेंस को जनता के बीच जनता को मूर्ख बना करके 2-2 बार उद्घाटन करना। यहां पे 6 एम्बुलेंस जो है केंद्रीय मंत्री के द्वारा बक्सर जिले के लिए दिया गया था, लेकिन उसमें से जो है किसी कंपनी को, आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा था कि उस एम्बुलेंस को किसी धनुष फाउंडेशन को जो है यहां से कुछ दिन पहले जो है भेज दिया गया था। बदल कर उसी एम्बुलेंस को नाम बदल के, पोस्टर लगा के, नया स्वरूप दे करके उद्घाटन करना और जनता को मूर्ख बनाना, ये आदरणीय चौबे जी का काम है। ये कोरोना काल में जो जनता रो रही थी, छटपटा रही थी, उस समय इनका एम्बुलेंस कहीं छिपा कर रखा गया था। और जब मैंने अल्टीमेटम 48 घंटा का दिया तो 5 घंटे में ही वो एम्बुलेंस बरामद हो जाती हैं, वो सड़कों पे आ जाती है। ये आखिर कहाँ तक न्यायपूर्ण है? कई बार प्रभारी जो होते हैं ना, वो जनता पे भारी हो जाते हैं, समझ गए, वो जनता का काम नहीं करते। और हमारे दोनों जो प्रभारी है, ये हम भी लोगों पे भारी। हम लोग तो बक्सर की जनता इन लोगों से मुक्ति चाहती है कि नहीं यार, तुम्हारे होने का क्या मतलब है, तुम हो भी और नहीं भी हो, इसलिए अच्छा है कि तुम नहीं रहो। तो ये बहुत दुर्भाग्य है बक्सर की जनता के लिए। यहाँ की जीत कर गए एक सांसद केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं और एक यहाँ के प्रभारी मंत्री बना गए वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। इसके बावजूद बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था आप देख रहे हैं, गंगा नदी लाशित हो रही है और एम्बुलेंस बारूद हो रहा है। राघोपुर प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों की गलियों एवं मोहल्लों में की दीवारों पर इन दिनों 2 नेताओं के लापता होने की पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में राघोपुर के विधायक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस। दरअसल
इस आपदा की घड़ी में ये दोनों नेता अपने अपने क्षेत्र से गायब हैं। सो आक्रोशित ग्रामीणों ने लापता का पोस्टर लगा दिया है। आपको बता दें कि पोस्टर में लिखा हुआ है कि चुनाव जीतने के बाद दोनों माननीय अपने अपने क्षेत्र से लापता हैं। इस कोरोना महामारी में भी इन लोगों को अपने क्षेत्र की जनता का हालचाल पूछने की चिंता नहीं है। इन लोगों को यहाँ की जनता ढूंढ रही है। जिन भाइयों को ये मिले, इन दोनों को मिल जाए, उन्हें 5100 रुपया इनाम दिया जाएगा। और इधर पटना पुलिस ने 2 फर्जी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों से दोनों आरोपी अवैध वसूली करते थे। जक्कनपुर थाने के पुलिस ने 2 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर राहगीरों से उगाही करते थे। ये पकड़ाए हैं पोस्टल पार्क सब्जी मंडी से, और कैसे पकड़ाए हैं तो हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ लोग जो सब्जी मंडी में सब्जी वालों से या किराना स्टोर से जबरदस्ती पैसा लेते हैं, वो दिखाई दिए हैं। मैं अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे लोगों का जमावड़ा था। लोगों के सहयोग से और पुलिस हम अपने कर्मियों के सहयोग से उनको पकड़ा और पकड़ के थाने लाया। तब उनसे पूछताछ हुई तो फर्जी पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि पुलिस का नाम बदनाम करने के लिए ये लोग इस तरह से काम कर रहे थे और अपने आप को पुलिस वाला बता के लोगों से पैसा ऐंठते थे कि मैं FIR करवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। तो 2 आदमी पकड़ाया है, प्रमोद और सोनू। भागलपुर में बम विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल गया है और जिले के, आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नया टोला आसानंदपुर में बम विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। वहीं बम विस्फोट की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, ASP पूरण झा के नेतृत्व में पुलिस वहां पर पहुंची और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस बम विस्फोट में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मैं अपने रूम में था, ये हमारा घर है, लेकिन यहाँ इतना भयानक आवाज था कि हम बाथरूम से भागते हुए बाहर निकले। आवाज बम कहाँ लगा ये समझ नहीं आया। ये जो खिड़की टूटा ये धमाके से टूटा। आवाज बहुत ये कौन सा मोहल्ला है? मोहम्मद असलम के घर के छत के ऊपर एक बम रखा हुआ था, जिसके फटने से ऊपर छत की जो दीवार है वो टूटी है। आगे कारणों का पता किया जा रहा है। कितने लोग से इंजर्ड है? अभी तो कोई इंजर्ड जानकारी नहीं मिली है। जो लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी ताकत ये बम था, तो इसकी सारी सूरत जी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जल्दी ही आपको अपडेट कर दिया जाए। वहीं भागलपुर में जमीनी विवाद में एक वृद्ध को गोली मारने की खबर सामने आई है। गोली लगने से वृद्ध घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। सुबह जमीन ऑपरेटर शाम तक, शाम में अचानक हमारा चचेरा भाई था यारो, मेरा ससुर था, मेरा चाचा था। जमीन नापने घड़ी आया उधर से विनोदी और बहरा और आया पीयूष और विवेक आया, धमकी दिया कोई नहीं घर बनाए। ठीक उसी में अचानक विनोदी और बहरा यादव गोली से। और पटना में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करना एक दूल्हे को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के लिए अनुमति पास नहीं लेने पर दूल्हे से जुर्माना वसूला गया है। पुलिस पदाधिकारी ने लॉकडाउन गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दूल्हे से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला। वहीं इस कार्रवाई पर दूल्हे ने नाराजगी जताई है। लॉकडाउन में शादी करने का समस्या है कि जाली पास बना लिया। बोलो बोलो और क्या होगा? क्या दिक्कत हुआ? अभी कहाँ पे गाड़ी रोका? अनुमति लेके नहीं आए लिए? अनुमति लेके डुप्लीकेट मिला था। डुप्लीकेट अनुमति मिला था। थाना से टाइम ओरिजिनल नहीं किया था, डुप्लीकेट ना था। मोहर मार रहा था तभी ऐसा तकलीफ नहीं ना था। कितने जगह गाड़ी रोका गया आपको? रात 3 जगह कौन तो दिया। और अभी भरे कितना अभी भरे? 2। उधर सीतामढ़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन करना लोगों को भारी पड़ गया है, क्योंकि पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और इस दौरान बेवजह अपने घरों से बाहर निकलने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं SP के निर्देश पर कई थानों की पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर नियमों का सख्ती से पालन करवा रही है।
उधर पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी आरोपियों के पास से 10,000 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। वहीं आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है फिलहाल वो मामले की जांच कर रही है। वहाँ पे सर लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो कि इंटरस्टेट स्पिरिट स्मगलिंग और अल्कोहल स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। ये सोचना था कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए हुए हैं और काफ़ी मात्रा में पैसा लेके स्मगलिंग को मतलब आगे बढ़ाने के नियत से आए हैं। तो जैसे एसपी सर के निर्देशानुसार हम जाके वहाँ पे छापामारी किए तो वहाँ पे 4 लोग गिरफ्तार हुए थे और वहीं पे 10,000 लीटर करीब स्पिरिट बरामद हुआ और इनके पास से 11 फोन बरामद हुआ है और 9,30,000 कैश बरामद। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।